टेक्नोनॉमी की क्लास चलेगी, ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं एमसीक्यू भी लेकर आया हूँ, ठीक है, मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, लेकिन एमसीक्यू भैया कब कराएंगे? एमसीक्यू कराएंगे जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब लास्ट में। जैसे कि हमने ज्योग्राफी में अभी एमसीक्यू कराए थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के हमने एलडी ग्रेड के, ठीक है, यूपी टीजीटी के और यूपी पीएससी के प्रश्न कराए थे, ठीक है, अपने चैप्टर से एक एक प्रश्न मैंने कराया था। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जिसका बच्चा एक सेकंड में जवाब ना दे पा रहा हो, विद इन सेकंड आप लोग उसका जवाब दे पा रहे थे। ठीक ऐसे ही आप हिस्ट्री में भी इसका जवाब देंगे, ठीक है। आज हमारे टॉपिक की जो शुरुआत होती है, ठीक है, वो होती है मानव विकास, इसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन। मानव विकास के साथ आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप एक समझना कि मानव विकास के सिद्धांत को एक चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। चार्ल्स डार्विन से पहले मानव की उत्पत्ति का एक दैवीय सिद्धांत चलता था, और वो दैवीय सिद्धांत बेसिकली इस तरह से था कि मनुष्य की उत्पत्ति किसी दैवीय प्राणी के रूप में अचानक हुई है, उसका कोई क्रमिक विकास नहीं हुआ, बल्कि मनुष्य की उत्पत्ति दैवीय प्राणी के रूप में अचानक हुई है। एक मनुष्य एक दैवीय प्राणी है, ठीक है, और इस तरह की मान्यताएं थी और सब लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। इसके बाद डार्विन आए, और डार्विन की 3 प्रमुख पुस्तकों के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा। एक तो है द वॉइस ऑफ बीगल, बहुत फेमस बुक है। दूसरी जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछ ली जाती है, वो है एक तो द वॉइस ऑफ बीगल हो गई, एक द डिसेंट ऑफ मैन हो गई, ठीक है, ये भी बहुत फेमस है। डिसेंट ऑफ मैन जो 1870 में प्रकाशित हुई थी, वॉइस ऑफ बीगल जो 1839 में प्रकाशित हुई थी, और एक 1859 में प्रकाशित होने वाली बुक है, ठीक है ना, वो है आपकी मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है डार्विन साहब की। तो डार्विन साहब ने इन 3 बुकों के माध्यम से, ठीक है, इस बात को प्रमाणित किया, इस बात को बताया कि भाई मनुष्य की उत्पत्ति किसी दैवीय प्राणी के रूप में अचानक नहीं हुई, बल्कि उसका एक्चुअली क्रमिक विकास हुआ है। क्या हुआ है? उसका क्रमिक विकास हुआ है, डार्विन साहब ये बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य में लगातार या फिर किसी भी जीव में लगातार संघर्ष होता है, और वो संघर्ष होता है, ठीक है, जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, जीवित रहने के लिए। और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप केवल, ठीक है, योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं, केवल श्रेष्ठ प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। इसको, ठीक है, द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहा गया, योग्यतम प्राणियों का सिद्धांत कहा गया, उत्तरजीविता का सिद्धांत इसको कहा गया। तो इस तरह से फिर डार्विन अपने, ठीक है, विभिन्न प्रयोगों और प्रेक्षणों के माध्यम से इस बात को प्रूव कर देते हैं कि भाई एक मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो ऐसे नहीं हुई, दैवीय प्राणी के रूप में इसका विकास हुआ है, बकायदा, ठीक है। फिर आगे बहुत सारे बायोलॉजिस्ट लगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट लगे, ठीक है, और उन्होंने प्रूव किया कि मनुष्य का एक लंबा वंश वृक्ष है, ठीक है, वंश वृक्ष है मानव का। तो उसमें अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम है, फिर उसके बाद हम फाइलम है, ठीक है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, ये सारी चीजें फिर बाद में इवॉल्व हुई, और कुल मिलाकर डार्विन का जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत था, जिसने, ठीक है, एकदम क्लियरली इस बात को प्रूव किया कि मनुष्य, ठीक है, ईश्वरीय सृष्टि की कोई विशिष्ट रचना नहीं है, बल्कि उसका भी अन्य जीवधारियों की तरह विकास हुआ है, ठीक है। और जब विकास हुआ है मनुष्य का, तो वो, ठीक है, हजारों लाखों वर्ष पहले की जो संतति थी, ठीक है, वो लगातार जब संघर्ष करती है जीवित रहने के लिए, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि नए नए उपयोगी, ठीक है, अंगों का, नए नए उपयोगी लक्षणों का विकास होता है, और नए नए उपयोगी अंग और लक्षणों का विकास होने के बाद की जो संतति होती है, वो अपने पूर्वजों से बिल्कुल भिन्न दिखाई देने लगती है। ऐसा ही मनुष्य था। तो मानव के विकास की 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं, ध्यान रखना। मानव के विकास की 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं। सबसे पहली है जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, कठिन सा लगा क्या नाम? बहुत सिंपल नाम है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस, ठीक है, मानव विकास की सबसे प्रारंभिक अवस्था, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस। दूसरा है, एक जिसको हम बोलेंगे होमो इरेक्टस, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, होमो इरेक्टस का, होमो इरेक्टस, ठीक है। इस होमो इरेक्टस को मेरे प्यारे बच्चे, होमो इरेक्टस, इस होमो इरेक्टस को हम पिथेकेंथ्रोपस के नाम से भी जानते हैं, पिथेकेंथ्रोपस के नाम से भी को जानते हैं, होमो इरेक्टस को, पिथेकेंथ्रोपस, होमो इरेक्टस, ठीक है। तीसरा है होमोशेपियन निएंडरथाल। मानव के विकास की जो तीसरी अवस्था है, मानव के विकास की तीसरी अवस्था को होमोशेपियन निएंडरथाल कहा जाता है, और मानव के विकास की जो सबसे अंतिम अवस्था है, उसको हम लोग होमोशेपियन शेपियन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? होमोशेपियन शेपियन के नाम से जानते हैं, कि मानव के विकास की सबसे अंतिम अवस्था होती है, इसको होमोशेपियन शेपियन कहते हैं। तो बस यही बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, और यही बात मैं आपको समझाने के लिए आज के इस लेक्चर में, ठीक है, बता रहा हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, बस ये समझना है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। और जब ये बात हमने समझ ली, तो फिर हर एक पॉइंट हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, हर एक चीज हमारी समझ में आ जाएगी। तो आपको, ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन में, मानव विकास में सबसे पहले ये समझना है, मानव विकास में सबसे पहले ये समझना है बच्चे, ठीक है, कि जो चार्ल्स डार्विन है उनका मत क्या है, ठीक है भैया, क्या समझना है भैया जी, ये जो चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन का मत क्या है, व्हाट इज द, ठीक है ना, पर्सपेक्टिव ऑफ चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि मनुष्य ईश्वरीय सृष्टि की कोई विशिष्ट रचना नहीं है, अन्य जीवधारियों की भांति मनुष्य का भी विकास हुआ है। बात समझ पा रही है? जैसे वो बोलते हैं कि अगर आप सबसे प्राचीन मनुष्य को देखेंगे, तो उसमें और महाकपि में कोई खास अंतर नहीं था, बस केवल इतना अंतर था कि जो महाकपि था, ठीक है, उसके 4 पैर होते थे, और जो सबसे प्राचीन मनुष्य है, ठीक है, वो अपने दोनों आगे के पैरों का स्वतंत्र रूप से हाथ की तरह यूज करना सीख गया था। लेकिन वो महाकपि की तरह ही देखने में लगता था, ठीक है, उसकी जो कमर होती थी महाकपि की तरह ही झुकी हुई होती थी, उसका जो मुंह होता था वो बिल्कुल महाकपि के जैसा ही होता था। महाकपि को अगर आप थोड़ा सा सीधा कर दोगे तो वो उसी तरह का देखने को आपको मिलेगा। तो ये बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो मानव विकास के बारे में सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने बताया और कहा कि मनुष्य ईश्वरीय सृष्टि की कोई विशिष्ट रचना नहीं, बल्कि मनुष्य का भी क्रमिक विकास हुआ है। और यहां से एक सिद्धांत आता है, क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत। क्या आता है भैया जी? क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत, क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है। और क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत में डार्विन बोलते हैं कि मनुष्य ईश्वरीय सृष्टि की कोई विशिष्ट रचना नहीं है। मैं लिख देता हूं, है ना। क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत में वो क्या बोलते हैं कि मनुष्य ईश्वरीय सृष्टि की कोई विशिष्ट रचना नहीं है, सृष्टि की कोई विशिष्ट रचना नहीं है, कोई विशिष्ट रचना नहीं है, बल्कि उसका क्रमिक विकास हुआ है, बल्कि उसका
क्रमिक विकास हुआ है, क्रमिक विकास हुआ, ठीक है। तो बेटा बाइबल में लिखा हुआ था दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दो तरह का सिद्धांत है, क्रमिक विकासवाद का, और दूसरा था बाइबल में जो था दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। अब ये बाइबल में जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत था, ये कहता था कि मनुष्य ईश्वरीय सृष्टि की रचना है। डार्विन ने इसका खंडन किया, डार्विन ने बताया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, जैसे अन्य जीवधारियों में लगातार जीवन के लिए संघर्ष होता है, और जब जीवन के लिए संघर्ष होता है तो संघर्ष के परिणाम स्वरूप केवल एक योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी जीवित बच पाया। ठीक है, ऐसे ही मनुष्य भी जीवित बच पाया, क्यों? क्योंकि उसने लगातार बच्चे जीवन जीने के लिए संघर्ष किए और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप वह जीवित रहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। यहीं पर चार्ल्स डार्विन ने एक और सिद्धांत दिया है, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तरजीविता का सिद्धांत। कि जीवन में उत्तरजीविता का सिद्धांत, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और वो क्या कहता है बच्चे कि लगातार जीवन जीने के लिए संघर्ष होता है, जीवन के लिए संघर्ष होता है, संघर्ष, और जीवन के लिए संघर्ष में केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं, केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं, केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं, जीवित बच पाते हैं। क्या मेरी ये बात सभी को समझ में आ रही है? देखिए क्या ये बात समझ में आ रही है? जीवन के लिए लगातार संघर्ष होता है बच्चे, प्रत्येक जीवधारी में जीवन के लिए संघर्ष होता है, और इसमें केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। ये डार्विन साहब का था, और इन्होंने ही क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या कि डार्विन साहब ये क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत देकर चले गए, उन्होंने चर्च और बाकी सारी मान्यताओं का खंडन कर दिया। ठीक है, फिर हुआ क्या? देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि मानव का एक वंश वृक्ष तैयार किया गया, तो टैक्सोनॉमी कहते हैं, वंश वृक्ष। ठीक है, और ये आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पीसीएस में भी पिछले साल पूछा गया था, और ये प्रश्न आपसे हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, और ये प्रश्न आपसे जीएस में भी पूछा जा सकता है 30 नंबर में, 100% बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव का एक वंश वृक्ष। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे वर्गीकी, ठीक है, या फिर वर्गीकरण, और अंग्रेजी में हम इसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी तो पूछा जाता है, ठीक है, टैक्सोनॉमी के बारे में। जब टैक्सोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा तो कहानी शुरू होगी बच्चे किंगडम से। कहां से? किंगडम से। वर्गीकरण का जो सबसे, ठीक है, आप कह सकते हैं ऊपर की इकाई है, वर्गीकरण की जो सबसे ऊपरी इकाई है, ठीक है, वो था किंगडम। किंगडम के बाद आता है फाइलम, इतना तो पढ़ी होगी बायोलॉजी बेटा। किंगडम के बाद फाइलम, इसके बाद बच्चे फाइलम के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फैमिली, उसके बाद आता है जीनस, और उसके बाद आता है स्पेसीज, स्पेसीज। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ओ सॉरी, ठीक है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है, जीनस और स्पीसीज। क्लियर है बच्चे? अब किंगडम क्या है? ठीक है, किंगडम बोलो एनिमिलिया। मानव की किंगडम क्या है? मानव की किंगडम है एनिमिलिया। फाइलम क्या है? फाइलम है कॉर्डेटा, ये याद करना आपको, फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। क्लास क्या है? मैमेलिया, मैमेलिया क्लास। ऑर्डर क्या है? प्राइमेट, ऑर्डर प्राइमेट। ठीक है, फैमिली क्या है? फैमिली है मानव की होमिनोयैडिया। फैमिली क्या है भैया? फैमिली इज होमिनोयैडिया, फैमिली। ठीक है, जीनस क्या है आपका? होमो, और स्पीसीज क्या है? स्पीसीज है सेपियन। स्पीसीज क्या है? स्पीसीज है सेपियन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? दैट इज द मानव का वंश वृक्ष। ये सबको एकदम याद कर लेना है, ये मानव का वंश वृक्ष होता है। प्रीति पांडे जी, ठीक है। टीचिंग भाई रोजगार विधन कितने की प्रीति ट्राई करो, चलो प्रीति आप ट्राई करो, या फिर आप मुझे ठीक है इंस्टा पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं डायरेक्ट आपका मैसेज कन्वे कर दूंगा और ये करवा दूंगा आपका। ठीक है, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये मानव का वंश वृक्ष। जब ये मानव का वंश वृक्ष निर्मित हो गया, तैयार हो गया, तो इस बात का खंडन हो गया कि जो बाइबल में लिखा हुआ था कि मनुष्य ईश्वरीय सृष्टि की विशिष्ट रचना है। फिर एक मानव के विकास की 4 अवस्थाएं आई। मानव के विकास की जो 4 अवस्थाएं आई, वो चारों अवस्था मैंने यहाँ पर आपके लिए आपके सामने लिखी कि सबसे पहला है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस, दूसरा है होमो इरेक्टस पिथेकेंथ्रोपस, तीसरा है होमो सेपियन निएंडरथल, और चौथा है होमो सेपियन सेपियन। सबसे पहले आप यहाँ पर समझेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस, इसके बारे में पहले समझते हैं, तो ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से लिख लेंगे। अब ये जो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, देखो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऑस्ट्रेलिस और पिथेकोस। ये जो शब्द है ऑस्ट्रेलोपिथेकोस, एक्चुअली 2 वर्ड से मिलकर बना है, ऑस्ट्रेलिस और पिथेकोस। ऑस्ट्रेलिस का मतलब होता है दक्षिणी, और पिथेकोस का मतलब होता है मानव समान प्राणी। ठीक है, दक्षिणी मानव समान प्राणी। अब ये कहां से मिला है? अफ्रीका से, इसलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकस। अब ये बात कब की है, ये समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बात है आपकी 1924 की, 1924 की बात है, मतलब कोई ज्यादा पुरानी भी बात नहीं है, आप लोग तो उस समय हो गई। चलिए, तो 1924 कैसे याद करेंगे आप? इस तरह से याद करेंगे, असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले आए महात्मा गांधी ने, उसके 2 साल बाद की बात है। इस तरह से याद कर लेना। ठीक है, नवंबर 1924। तो हुआ क्या कि साउथ अफ्रीका में एक ट्रांसवाल क्षेत्र है, साउथ अफ्रीका में एक क्षेत्र है जिसका नाम है ट्रांसवाल। ठीक है, ये नाम है उस क्षेत्र का। तो ट्रांसवाल क्षेत्र में ठीक है एक चूने की खान थी, चूना पत्थर, आप समझते हैं लाइमस्टोन, चूना पत्थर की खान थी, उसकी खुदाई हो रही थी। चूना पत्थर की उस खुदाई से, वहां पर उस खुदाई जिनके निर्देशन में, जिनके निरीक्षण में हो रही थी, उसका नाम था रेमंड डार्ट। उस व्यक्ति का रेमंड डार्ट, जैसे आपका नाम कुछ भी है, मेरा नाम कुछ भी है, ऐसे रेमंड डार्ट नाम का एक व्यक्ति ठीक है साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में ठीक है चूने की खान की खुदाई करवा रहा था, और उसे बालक की एक खोपड़ी मिली। फिर से बोलो क्या मिली? उसे एक बच्चे की खोपड़ी मिली, बालक की खोपड़ी मिली। उसने बालक की खोपड़ी को, अब चूंकि वह एक ऑब्वियस बात है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से संबंधित था, जियोलॉजिकल एक डिपार्टमेंट से, तो उसको इसकी जानकारी थी। उसने उसके सैंपल्स को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद लेबोरेटरी भेजा, और जब उसने लेबोरेटरी भेजा तो लेबोरेटरी भेजने के बाद उसको एक बात समझ में आई कि भाई ये सबसे प्राचीन प्रकार की मानव की खोपड़ी है, लेकिन मानव में भी बालक है ये। ठीक है, तो उसको नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस। ठीक है, क्योंकि वह एक साउथ अफ्रीका से, मतलब दक्षिण गोलार्ध से प्राप्त हुई थी, तो इसलिए उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया गया। फिर एक लगभग 50 साल बीते, पूरे 50 साल, 1924 के बाद 50 साल, फिर 1974 में इथोपिया, एक अफ्रीकन कंट्री है, इथोपिया के हादार में एक खोजी दल, ठीक है, जो कि लगातार खनिज संसाधनों का ठीक है खोज वगैरह करता था। तो एक खोजी दल जो वहां पर खनिज संसाधन इत्यादि के लिए ठीक है लगातार प्रयास करता था, वो ठहरा हुआ था। अभी जो खोजी दल ठहरा हुआ था इथोपिया के हादार में, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, इस तरह की खुदाई कर रहा था। ठीक है, तभी इनको जो है ना कुछ कंकाल प्राप्त होते हैं। कुछ कंकाल का मतलब है कि एक ही व्यक्ति के कंकाल थे जो अलग अलग जगह पर बिखरे हुए थे, एक ही व्यक्ति के कंकाल। उन्होंने ठीक है सारे कंकालों को कलेक्ट किया, तो पूरी ह्यूमन बॉडी के 40% कंकाल उन्होंने कलेक्ट कर लिए, 40%। और पता चला कि ये कंकाल एक्चुअली किसी पुरुष के नहीं बल्कि महिला के हैं। ठीक है, ये भी उन्होंने पता कर लिया, इतने पढ़े लिखे थे, इतने समझदार थे कि भाई ये किसी महिला के कंकाल हैं। एक सेकंड रुकिएगा।
ठीक है बेटा, इथोपिया का हादा, तो वहां पर खोजी दल ठहरा हुआ था, तो उन्होंने 40% जो है ठीक है वो कंकाल के टुकड़े उन्होंने प्राप्त कर लिए और ये कंफर्म कर लिया कि ये जो है ना कोई महिला है। अब लेकिन जहां पर ये खोजी दल ठहरा हुआ था वहां पर एक बीटल सॉन्ग सुन रहा था, बजाया जा रहा था, बीटल सॉन्ग बार-बार चलाया जा रहा था और वो बीटल सॉन्ग था, आप सुनना कभी यूट्यूब पे डालकर, द लूसी इन द स्काई विद डायमंड, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट सॉन्ग है, द लूसी इन द स्काई विद डायमंड, 1974 की बात है। और चूंकि ये कंकाल भी एक मादा का था, एक महिला का था, तो इसलिए उन्होंने उस कंकाल को नाम दे दिया कि दैट इज लूसी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लूसी। ठीक है, धनंजय, ये बात समझ पा रही है? क्यों लूसी नाम दे दिया? क्योंकि बार-बार एक वहां पर एक बीटल सॉन्ग चलाया जा रहा था। अब ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज कहते हैं क्योंकि सबसे प्राचीनतम मानव यही है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम समझेंगे कि इसकी विशेषता क्या है मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहली बात, ये केवल अफ्रीका में ही पाया गया, इसके अवशेष केवल अफ्रीका में मिले। ठीक है, एक तो साउथ अफ्रीका में, दूसरा इथोपिया में। साउथ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और इथोपिया में लूसी मिली थी। तो अफ्रीका में भी केवल व केवल उस कटबंधी घास के मैदानों तक में, ठीक है, और कहीं नहीं मिले इसके अवशेष। ठीक है, नंबर फर्स्ट, तो ये केवल व केवल अफ्रीका में। तो आप कह सकते हैं कि अफ्रीका से ही कहीं ना कहीं सबसे प्राचीनतम मानव के अवशेष मिले हैं और दूसरा कोई महाद्वीप है ही नहीं जहां से सबसे प्राचीनतम मानव के अवशेष मिले। और मानव का आदि पूर्वज किसको कहा गया? मानव का आदि पूर्वज बच्चे ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहा गया, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में कुछ और बातें, ठीक है, जैसे हम समझेंगे कि साहब आप पूछना चाहेंगे सर इसका कद कैसा होता था, कैसा दिखता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो मेरे प्यारे बच्चे इसका जो कद था वो लगभग 4 फीट का था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 4 फीट का होता था, मतलब यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, तो 4 फीट का इसका कद होता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। और इसका जो चेहरा था वो बिल्कुल बंदर की तरह थूथनदार चेहरा, थूथनदार मतलब वही लटका हुआ चेहरा, तो बंदर की तरह थूथनदार चेहरा होता था। इसके जो कैनियंस थे, कैनियंस का मतलब होता है नुकीले दांत, ये कैनियंस होते हैं। तो इसके कैनियंस बिल्कुल मानव की तरह थे, छोटे-छोटे, लेकिन जो इंसाइडर्स थे, इंसाइडर्स होते हैं ये आगे के दो और ये दो, ये इंसाइडर्स होते हैं। तो जो इंसाइडर्स है ये बच्चे ऐसे वर्टिकल थे, नीचे की तरफ लुटके हुए थे। ठीक है, तो कैनियंस छोटे-छोटे मनुष्य की तरह, इंसाइडर्स लटके हुए थे और चेहरा जो इसका था, चेहरा इसका कपी की तरह थूथनदार हुआ करता था। कद इसका 4 फीट था। उसका जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, मतलब कपाल गुहा की क्षमता, ये बहुत ही कम थी, कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। कपाल गुहा की क्षमता कितनी? लगभग आप ये मान के चलिए 450 से 700 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास इसकी कपाल गुहा की क्षमता थी। अच्छा, ये जो है बच्चे, ठीक है, ये झुककर ही चलता था। ठीक है, अर्ध उत्तान मुद्रा, सेमी इरेक्ट, मतलब ये सीधा खड़ा हो ही नहीं पाता था, ऐसे झुककर चलता था। आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, ऐसे झुककर सेमी इरेक्ट मुद्रा में चलता था। लेकिन इसने एक नया काम सीख लिया था कि इसके जो आगे के 2 पैर थे, उन पैरों का इसने हाथ की तरह यूज करना सीख लिया था। बस यही इसमें और महाकपी में अंतर था और कुछ नहीं। ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस। ठीक है, ठीक है, क्या आप में से कोई इस श्रेणी का मानव है? और अगर इस श्रेणी का मानव नहीं है तो आप यहां पर चुपचाप पढ़ेंगे। दूसरा, ठीक है, मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि ह्यूमन एवोल्यूशन चल रहा है, मानव विकास चल रहा है। कल से हम पॉलिटी का डेमो लेंगे, पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ेंगे। 3 दिन ये, 3 दिन वो, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बारे में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। लेकिन मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चे कि अभी तक जो भी 3 डेमो क्लासेस हुई हैं, ठीक है, आपकी हिस्ट्री की, ठीक, कितनी जबरदस्त हुई हैं, लेकिन आप 200 बच्चे लाए हैं, आपने कभी भी कमेंट में एक मैसेज नहीं किया। ये दिखाता है कि आप अगंभीर हैं थोड़ा-सा, मतलब कि भाई ठीक है, टीचर मेहनत कर रहा है आपके सामने, टीचर सारी चीज़ों को बता रहा है मेरे प्यारे बच्चे, हर एक चीज़ आपको इतना डिस्क्रिप्टिव वे में समझाई जा रही है, हर एक चीज़ बताई जा रही है। आपका भी तो कर्तव्य बनता है, आपका भी फर्ज बनता है और आज आप ऐसा करेंगे, जितने भी साथी इस क्लास में हैं, एक क्लास खत्म होने के बाद 1-1 मिनट, एक ही मैसेज चाहे बेशक आप टाइप करना और वो आप तीनों जगह, ठीक है, पहली डेमो क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास में आप उसको पेस्ट कर देना। वो कैसा भी हो सकता है, कितना आपके समझ में आया, कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, क्लास की क्लास में आपको याद होता है कि नहीं, जो भी आपके विचार हो वो प्लीज आप लिखिएगा, ठीक है ना, अच्छे हो बुरे हो जो भी, क्योंकि मैं उनको पढ़ पाऊंगा ना। अब ठीक है, मैं देखता हूं कमेंट कैसे, सर आपकी आवाज कम आ रही है, ठीक है सर मेरा कॉम्बिनेशन ये है, अभी तक तुम्हारा कॉम्बिनेशन ही खत्म नहीं हुआ, कितना कॉम्बिनेशन बनाओगे तुम लोग ये बताओ पहले। ठीक है, तो कंटेंट को लेकर ये ध्यान रखना, ठीक है, मुझे 200 कमेंट चाहिए, ये ध्यान रखना तुम सब लोग, ठीक है, मुझसे प्रॉमिस करो तुम। मैंने पहले भी बोला था, इसमें भी बोला हूं, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस। अब उसके बाद का जो मानव है वो है आपका होमो इरेक्टस। यहां नहीं, क्लास खत्म होने के बाद ऑफलाइन कमेंट, यहां तो तुम लोग बहुत तारीफ कर देते हो। ठीक है, चलिए अब दूसरा है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, इरेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? सीधा तना, सीधा खड़ा, इरेक्ट, इरेक्शन देखना ना आपने, जैसे ठीक है, ये ठीक है सीधा खड़ा हुआ टावर है तो दैट इज इरेक्टेड, ठीक है, इस तरह से। तो सीधा तना आदमी, सीधा खड़ा आदमी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं होमो इरेक्टस। पिथेंक्लिथ्रोपस, पिथेंक्लिथ्रोपस ये भी एक लैटिन वर्ड है, जब आप इसको डिकोड करोगे, ठीक है, तो उसका अर्थ निकल कर आएगा कि मानव समान प्राणी, मतलब एक ऐसा इंसान जो मानव के जैसा हो, उसको हम पिथेंक्लिथ्रोपस कहेंगे, होमो इरेक्टस। बड़ा स्वाभाविक है, ठीक है, ये प्राचीनतम ऐसा मानव है जो सीधा चलता था, मतलब जो झुककर नहीं चलता था। तो आप कह सकते हैं प्राचीनतम मानव जो सीधा चलने वाला है वो होमो इरेक्टस है, ठीक है। तो प्राचीनतम द्विपद मानव क्यों? प्राचीनतम द्विपद मानव क्यों? क्योंकि ये आगे के जो इसके 2 हाथ है ना बच्चे, ठीक है, वह अब सीधे हैं, क्योंकि वो सीधे चल रहा है, सीधे ऐसे बिल्कुल एकदम तना हुआ है। गर्दन जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई है बेशक, लेकिन रीढ़ की हड्डी जो है, जो स्पाइनल है बच्चे, वो एकदम सीधी है, ठीक है। तो इसलिए प्राचीनतम द्विपद मानव, जैसे हम और आप है ना, वो ये प्राचीनतम द्विपद मानव था। प्राचीनतम द्विपद मानव था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का जो कद था वो थोड़ा सा ज्यादा हुआ, ठीक है, पहले वाले का 4 फीट था, इसका कद कितना हुआ बच्चे? इसका कद 5 फीट हुआ, 4 फीट से आगे बढ़ा बंदा 5 फीट हो गया। क्रेनियल कैपेसिटी जो है, मतलब कपाल गुहा की क्षमता वो भी बड़ी, लेकिन वो 750 से लगभग 1390 सेंटीमीटर क्यूब, कपाल गुहा की क्षमता भी बड़ी, कद भी बड़ी, ठीक है, सीधा चलता था, प्राचीनतम द्विपद मानव कहते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी होमो इरेक्टस की कि ये होमो इरेक्टस बच्चे केवल अफ्रीका में ही नहीं मिला, ये एशिया में भी मिला और ये बच्चे आपका यूरोप में भी मिला। अब एशिया में कई जगह मिला, इंडोनेशिया में मिला, मतलब इंडोनेशिया के जावा में मिला, एशिया में और चाइना में मिला। ये अफ्रीका में तो ये बहुत सारी जगह मिला, अफ्रीका में जैसे ये साउथ अफ्रीका में मिला, इथोपिया में मिला, सोमालिया में मिला, ऐसे बहुत जगह इसके अवशेष मिले, मैं इनका जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन इंडिया में भी मिला होमो इरेक्टस का जो प्रमाण है, होमो इरेक्टस का जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है वो इंडिया में भी मिले हैं। ये सबसे बड़ी बात है होमो इरेक्टस के बारे में। तो आप पूछेंगे भारत में कहां, इंडिया में कहां? तो बेटा इंडिया में एक अरुण सोनकिया नाम का व्यक्ति है, ठीक है, इसका नाम याद रखना, इनका नाम है अरुण सोनकिया। क्या नाम है? अरुण सोनकिया। तो अरुण सोनकिया साहब जो है ये नर्मदा नदी के उत्तरी घाटी में, मतलब मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला पड़ता है। क्या पड़ता है? होशंगाबाद। वहां पर एक हथनौरा नामक गांव था, उस हथनौरा नामक गांव की खुदाई करवा रहे थे, ठीक है, अरुण सोनकिया, जो कि ठीक है एक्चुअली जीवाश्म विभाग से है, प्लेंटोलॉजी डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं। तो ये प्लेंटोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित है। अरुण सोनकिया खुदाई करवा रहे थे, इनको एक स्कल मिली, स्कल समझिए, ठीक है, तुम्हारी खोपड़ी, खोपड़ी मिली, स्कल। इन्होंने उस स्कल को ठीक है रिसर्च किया उसके बारे में कि भाई ये स्कल जो है बहुत प्राचीन लगती है, आज की मानव की तो है नहीं, ठीक है, उसकी कार्बन डेटिंग वगैरह की वो सब पता चल गया कि भाई ये जो स्कल है ये एक महिला की है, नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरा, ये स्कल होमो इरेक्टस प्रकार की मानव की है, ठीक है, एक तो होमो इरेक्टस प्रकार की मानव की है, दूसरी एक महिला की स्कल है। शायद हो सकता है कि महिलाओं की स्कल इसलिए ज्यादा मिलती हो क्योंकि खाली रहती है। 1982 की बात है, बहुत अच्छी अजीत मेरे प्यारे बच्चे, 82 की बात है। जैसे अरुण सोनकिया साहब ने ये खोज की 1982 में, ठीक है, और पता चल गया कि हाँ भाई, ठीक है, भारत में भी इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं,
तो कुल मिलाकर हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि भारत भी एक ऐसा देश बन गया जहां पर सबसे प्राचीनतम मानव के एविडेंसेस मिले हैं, तो विश्व मानचित्र पर भारत कहीं ना कहीं अंकित हो गया। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात है होमो इरेक्टस के बारे में। तो 5 फीट की हाइट है, क्रेनियल कैपेसिटी बड़ी है, ठीक है, 750 से ठीक है आगे बड़ी है और लगभग 1390 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास है। ठीक है, सीधा चलता है, प्राचीनतम द्विपद मानव कहते हैं और सब जगह पाया गया, अफ्रीका में, यूरोप में भी और एशिया में भी। अब आते हैं होमो सेपियन निएंडरथाल। एक्चुअली होमो सेपियन निएंडरथाल के जो सबसे प्राचीनतम एविडेंसेस मिले हैं वो मिले थे जर्मनी में। जर्मनी में एक निएंडर नदी है, उस निएंडर नदी की घाटी को वहां की स्थानीय भाषा में, जर्मनी की भाषा में निएंडरथाल कहते हैं। तो वहां पर इस तरह के मानव के हमें एविडेंसेस मिले, उसको होमो सेपियन निएंडरथाल कहा गया। होमो सेपियन निएंडरथाल जो मानव है वो होमो इरेक्टस के बाद आया, और ये वाला जो मानव है ना होमो सेपियन निएंडरथाल बच्चे जो होमो इरेक्टस के बाद आया है, ये आपका अफ्रीका में भी मिला है, ये आपका एशिया में भी मिला है, और नॉट इवन अफ्रीका और एशिया, ठीक है, ये आपका यूरोप में भी बहुत अच्छे से बहुत बहुतायत में पाया गया है। ठीक है, अच्छा अब इस मानव की विशेषता क्या है कि हाइट जो है इसकी वो होमो इरेक्टस के बराबर है, मतलब 5 फीट, लेकिन जो इसकी क्रेनियल कैपेसिटी है वो होमो सेपियन शेपियन के बराबर है, मतलब कपाल गुहा की क्षमता बहुत थी। ठीक है, एकदम भैया सीधा तना आदमी था, हाइट ठीक है उतनी ही थी, लेकिन गर्दन को झुकाकर ये चलता था। इसके बारे में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये थोड़ा सा ठीक है समझदार था, क्योंकि इसकी क्रेनियल कैपेसिटी, इसको लग गया कि यार ठीक है ना, ऐसे ठीक है कम से कम हम मानव है, हमें और जानवरों में कुछ तो अंतर होना ही चाहिए, और जब कुछ अंतर होना चाहिए तो चलो तन ढकने के लिए जो है ना चमड़े के बने हुए वस्त्रों का प्रयोग कर लेते हैं। तो आमतौर पर तन ढकने के लिए चमड़े के वस्त्रों का प्रयोग कर लेता था, मृतकों का अंतिम संस्कार भी करता था, मृतकों को खुला नहीं छोड़ता था, होमो सेपियन निएंडरथाल। और अगर आपसे पूछा जाए कि आग की खोज कौन से मानव ने की, तो आग की खोज करने का श्रेय होमो इरेक्टस को दिया जाता है। होमो इरेक्टस ही था जिसने 2 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच कभी आग की खोज की थी। फिर आया होमो सेपियन शेपियन। होमो सेपियन शेपियन मतलब आधुनिक मानव, हमारे और तुम्हारे पूर्वज यही है, होमो सेपियन शेपियन है, आधुनिक प्रज्ञा मानव है मेरे प्यारे बच्चे, सबसे जबरदस्त मानव है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जैसे आप अपने आप को देखिए, ठुड्डी स्पष्ट है, ठीक है ना, नंबर फर्स्ट, नाक नुकीली है, ठुड्डी स्पष्ट है, ठीक है, जो सिर है वो लंबा है, सिर लंबा है, ये जो आगे का ललाट है ये उभरा हुआ है, ठीक है, एकदम सीधा है, स्पष्ट है, सुगठित शरीर है, बढ़िया एकदम माचो टाइप का दिखता है, यही है होमो सेपियन शेपियन। प्रशंसा, अरे मैं मजाक कर रहा था यार, तुम लोग ठीक है ना, ये हंसी मजाक कर रहा था मेरे प्यारे बच्चे, तुम नीले ड्रम में क्यों डलवा रहे हो भाई किसी को। प्रशंसा क्लियर है, एक बात समझ में आई, ठीक है, कन्नू आपस में बातचीत भी करिए, तो वो होमो सेपियन। तो आपसे पूछा जाए कि आधुनिक प्रज्ञा मानव कौन है, तो आधुनिक प्रज्ञा मानव ठीक है मतलब मानव का जो पूर्वज है, निकटतम पूर्वज वो होमो सेपियन शेपियन है, और जो सबसे प्राचीनतम पूर्वज है, एक आदि पूर्वज मानव का वो कौन बोला जाता है, मानव का आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस बोला जाता है। होमो सेपियन शेपियन भी मैंने आपको बता दिया, एक होमो सेपियन निएंडरथाल भी बता दिया, कुल मिलाकर ये सारी चीजें मैंने बता दी, इन सभी मानवों की मैंने विशेषता भी आपको समझा दिया। विशेषता समझाती है एक बार थम्स अप कीजिए, बुक बता दीजिएगा, क्लास नोट्स ही काफी है, ठीक है, एक बार प्लीज थम्स अप करो, और जब आप थम्स अप करोगे तो फिर इन सारी चीजों को मैं लिखवा देता हूं एक एक पॉइंट को। कनक जी, ज्योति वर्मा, सोनी गौतम, आकाश पाठक हैं, स्वाति सहारण है, साहिल है, चलिए ठीक है, ऑफलाइन कमेंट जरूर करने हैं, सभी को ध्यान रखना, ठीक है, ये एक प्रॉमिस है जो आपने मुझसे किया है, और अगर आप इस प्रॉमिस को भूल गए तो फिर देख लेना, गलत बात हो बच्चे। देखो ऐसा इसलिए देखो ऐसा इसलिए क्योंकि जो नए स्टूडेंट आते हैं ना वो आमतौर पे कमेंट देखते हैं, और आपके कमेंट वहां पर कैसे हैं, आवाज नहीं आ रही है, और वो ठीक है तो उन्हें पता चलता है, ठीक है, उन्हें पता चलता है, उन्हें ठीक है पता चलना भी चाहिए कि भाई वो जिस जगह क्लास ले रहे हैं तो बाकी के अन्य बच्चों के कैसे रिव्यूज हैं उन क्लासेस को लेकर। ठीक है, आइए अब यहाँ पर ठीक है, मानव के विकास का ठीक है 4 चरण है, मानव के विकास के 4 चरण है, ये 4 चरण मैंने आपको बताए, ठीक है, देयर आर 4 फेसेस, मानव विकास के 4 चरण है, ये मैंने आपको बताए 4 चरण है। लेकिन मानव की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत हैं, ये तो मानव के विकास के 4 चरण है, लेकिन मानव की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत है, एक होता है द थ्योरी ऑफ यूनिटरी ओरिजिन, एकात्मक उद्गम का सिद्धांत, और दूसरा होता है समांतर उद्गम का सिद्धांत। ठीक है, तो मानव विकास और ये है मानव की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत, उत्पत्ति के 2 सिद्धांत, ठीक है, और उनमें से सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है सर, द थ्योरी ऑफ यूनिटरी ओरिजिन, बड़ा सिंपल है। ये जो एकात्मक उद्गम का सिद्धांत है बाबू क्या कहता है, एकात्मक उद्गम का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य का जो विकास है, जो मानव का विकास है, जो मानव की उत्पत्ति है, आप ऐसा कह लीजिए कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका में हुई, और अफ्रीका में हुई वो भी किस प्रकार के मानव से, होमो इरेक्टस मानव से। तो मानव की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका में होमो इरेक्टस से हुई, और ये जो होमो इरेक्टस है फिर आगे चल के विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर फैल गया, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी ठीक है बच्चे आबादी गई, ठीक है, धीरे धीरे चलते हुए, तो इसको हम एकात्मक उद्गम का सिद्धांत कहते हैं कि सबसे पहले मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई, अफ्रीका में उस कटिबंधी घास के मैदानों में होमो इरेक्टस आबादी, ठीक है, और वो आगे चलकर फिर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर फैल गई। ठीक है, इसको एकात्मक उद्गम का सिद्धांत। दूसरा होता है समांतर उद्गम का सिद्धांत, इसको विसरण सिद्धांत भी कहते हैं, डिफ्यूजन थ्योरी भी कहते हैं, समांतर उद्गम सिद्धांत को, विसरण सिद्धांत। ये इस बात को डिनाई करता है, ये कहता है कि नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है, एक्चुअली जो मानव का विकास हुआ है, जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो होमो इरेक्टस से हुई है, लेकिन होमो इरेक्टस के विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से एक साथ फैलने से हुई है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और फिर अफ्रीका से वो मानव विश्व के विभिन्न भागों में जाकर बस गया, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, वो कहता है कि एक्चुअली समांतर रूप से, ठीक है, एक ही समय में एक ही साथ होमो इरेक्टस आबादी के लगातार समांतर रूप से फैल जाने से, उनके विकास कर जाने से इस तरह से मानव की उत्पत्ति हुई है, इसलिए हम इसको समांतर उद्गम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पैरेलल ओरिजिन कहते हैं। मतलब अंदर ये है, ये ध्यान रखना, बस इसको आप इस तरह से समझना, जैसे ये होमो इरेक्टस है, मैं आपको समझाता हूँ। समांतर उद्गम का सिद्धांत कहता है कि सर ये होमो इरेक्टस है, इरेक्टस है, तो ये होमो इरेक्टस बच्चे पैरेलली, ठीक है, समान रूप से एक साथ अफ्रीका में भी होमो इरेक्टस ने अपना विकास किया, ठीक है, एशिया में भी होमो इरेक्टस ने अपना विकास किया, और बच्चे ठीक है यूरोप में भी, मतलब होमो इरेक्टस आबादी के समानांतर, मैं लिख देता हूं होमो इरेक्टस आबादी के समांतर फैलाव से ठीक है मानव उद्भव हुआ, मानव का विकास हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई, ठीक है, समांतर फैलाव से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ। ठीक है भैया, क्लियर हुआ, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ, तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ
होमो इरेक्टस आबादी के समांतर फैलाव से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अच्छा, अब इससे पहले वाला जो सिद्धांत है एकात्मक उद्गम का सिद्धांत क्या कहता है कि देखो होमो इरेक्टस जो है, होमो इरेक्टस जो है, होमो इरेक्टस का सर्वप्रथम विकास कहां पर हुआ है? देखो होमो इरेक्टस का सर्वप्रथम उद्भव, सर्वप्रथम उत्पत्ति कहां पर हुई है बच्चे? अफ्रीका में। ये सिद्धांत ये बोलता है कि होमो इरेक्टस की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई है अफ्रीका में। मेरी बात समझना, पहले मैं इसे सीधा कर देता हूं। चलो, तो होमो इरेक्टस का जो सर्वप्रथम उद्भव हुआ है, जो सर्वप्रथम इसका विकास हुआ है होमो इरेक्टस का, वो कहां पर हुआ है सर? अफ्रीका में हुआ। प्लीज मेरी बात समझना, अफ्रीका में हुआ है होमो इरेक्टस का। बहुत अच्छे। अब ये अफ्रीका से आगे चलकर, ठीक है, अफ्रीका से फिर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में गया। अफ्रीका से फिर ये एशिया में जाकर बसा है और अफ्रीका से फिर ये यूरोप में जाकर बसा है। तो सबसे पहले अफ्रीका में इसका उद्भव हुआ, अफ्रीका में इसका विकास हुआ, अफ्रीका में इसका उद्भव हुआ, अफ्रीका में इसका विकास हुआ और अफ्रीका से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इसका उद्भव हुआ, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इसका उद्भव हुआ। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। सुमंगला कुमारी नेहा, बस इतनी सी बात है। तो ये एकात्मक उद्गम का सिद्धांत और समांतर उद्गम का सिद्धांत, क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? ये बात क्लियर हुई? यहां तक क्या किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है? ठीक है, साइड नहीं होगा, है ना? एकात्मक उद्गम का सिद्धांत भैया पहले अफ्रीका में मानव का विकास हुआ, उसका उद्भव, उसकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई होमो इरेक्टस से, और अफ्रीका के बाद फिर आगे चलकर बच्चे किन्हीं भी कारणों से, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ फूड एंड फॉर द पर्पज ऑफ हंटिंग, किसी भी कारण से वो एशिया और यूरोप गया। ठीक है, समांतर उद्गम का सिद्धांत क्या कहता है कि नहीं भैया, ठीक है, होमो इरेक्टस जो आबादी है, होमो इरेक्टस आबादी बच्चे समान रूप से एक साथ विश्व के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रवासित हो गई, विश्व के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बस गई और उससे मानव की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए होमो इरेक्टस जो है बच्चे, उसके समांतर फैलाव से मानव का उद्भव हुआ विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ। होमो इरेक्टस आबादी अफ्रीका गई, एशिया गई, यूरोप गई, इसलिए इसको हम डिफ्यूजन थ्योरी, विसरण सिद्धांत भी कहते हैं। पुष्पेंद्र पाठक, ठीक है, पुष्पेंद्र जी, ठीक है, आप क्लास को एक बार शुरू से देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल शुरू से क्लास को देखिएगा और इतना भी, ठीक है, कमजोर मत बनिएगा, ठीक है, कि आप अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी कर पाए। ये ध्यान रखना, इतना भी कमजोर मत बनिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़े नहीं अच्छे से ढंग से कभी, ठीक है ना, 10th में ना 12th में और ना ही ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में बीए लिया तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, बस हमने एग्जाम से पहले मॉडल पेपर खरीदे होंगे, कुछ रट के चले गए होंगे, पास हो ही गए होंगे, ठीक है, लेकिन उस समय की कमी को आज अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आज आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा टीचर मिला है, ठीक है, तो उसकी क्षमताओं का पूरा उपयोग कीजिए। वो हर चीज को आपको समझा रहा है, अपने खुले दिमाग से हर एक चीज को आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है सोनी, नेहा गुप्ता, बहुत अच्छे, दिव्या बहुत बढ़िया, है ना? तो बस इतनी सी बात है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, ठीक है, इसके बारे में हम सारी बातें समझ चुके हैं, तो इनके बारे में हम हर एक पॉइंट में लिख लेते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, ठीक है, नंबर फर्स्ट, इसको हम बच्चे मानव का आदि पूर्वज कहते हैं। याद आया? देखेंगे सब लोग साथ साथ। मानव का आदि पूर्वज कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? मानव का आदि पूर्वज कहते हैं बच्चे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस को, ठीक है। कद 4 फीट इसका, और इसकी जो कपाल गुहा की क्षमता है, क्रेनियल कैपेसिटी, कपाल गुहा की क्षमता को क्या बोलेंगे? क्रेनियल कैपेसिटी, वह लगभग 450 से, ठीक है, 700 सेंटीमीटर क्यूब थी, ठीक है ना? इसके बाद बच्चे ये जो है आप कह सकते हैं अर्ध उत्तान मुद्रा में चलता था, सेमी इरेक्ट, सेमी इरेक्ट पोजीशंस, अर्ध उत्तान मुद्रा में चलता था, ठीक है। और महाकपि और इसमें इतना ही अंतर था कि ये अपने हाथों का मुक्त प्रयोग करना सीख गया था, ये अपने हाथों का मुक्त प्रयोग करना सीख गया था, सीख गया था, सीख गया था। महाकपि और इसमें यही अंतर था, हाथों का मुक्त प्रयोग करना सीख गया था, महाकपि और इसमें यही मुख्य अंतर था, यही मुख्य अंतर था, ठीक है बच्चे। इसके बाद अगला पॉइंट मैं बताऊं, ठीक है, उसका चेहरा जो था वह कपि की तरह ही, बंदर की तरह ही थूथनदार था, तरह ही थूथनदार था, था। उसके जो कैनियंस थे, कैनियंस, कैनियंस वे बिल्कुल मनुष्य की तरह थे, छोटे छोटे कैनियंस, मानव की भांति छोटे छोटे थे, छोटे छोटे थे। और जो इसके इंसाइजर्स थे, मतलब आगे के जो दांत होते हैं इंसाइजर्स, ठीक है, इंसाइजर्स कैसे थे बच्चे? ठीक है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लटके हुए थे, ऊर्ध्वाधर लटके हुए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये इसके बारे में है। इसके बाद इसके हमें अवशेष कहां से मिले हैं? इसके हमें अवशेष कहां से मिले हैं? अगर कोई भी आपसे पूछे तो केवल ध्यान रखना, अवशेष इसके अफ्रीका तक ही सीमित है, अवशेष इसके अफ्रीका तक ही सीमित है, अफ्रीका तक ही सीमित है। और अफ्रीका में भी केवल व केवल उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों तक, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों तक, ठीक है, अफ्रीका तक ही सीमित है। अफ्रीका में भी भैया जी केवल व केवल उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों तक, घास के मैदानों तक, ठीक है। तो सर इसके जो अवशेष हैं, इसके अवशेष केवल अफ्रीका तक सीमित है, अफ्रीका में भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों तक ही सीमित है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहां मिले हैं बच्चे? तो एक तो इसका अवशेष है लूसी, लूसी 1974, है ना, 1974 लूसी। कहां पर मिली बच्ची हुई लूसी? इथोपिया के आधार में, इथोपिया के आधार में लूसी मिले, आधार में, ठीक है ना। चलिए, और दूसरा, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस,
दूसरा अवशेष क्या है इसका? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। 1924 कहां से बताइए? तो साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में चूने की खान से 1924 में, खान से। किसको मिला था भैया? रेमंड डार्ट को। किसको मिला था? रेमंड डार्ट को, ठीक है ना। और तुम्हें पता है लूसी इथोपिया के आधार से मिली थी। और लूसी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जहां पर ये खोजी दल ठहरा हुआ था वहां पर बार बार एक बीटल सॉन्ग बजाया जा रहा था, लूसी इन द स्काई विद डायमंड। सर आपका बाल फिर से बिगड़ गया चलो कोई बात नहीं हर्षित, चलो ठीक है, क्लियर हुआ। प्लीज एक बार सब लोग थम्स अप करो, ठीक है। और मुझे बताओ कि अगर इसमें 4 पॉइंट हैं तो क्या ये चारों पांचों पॉइंट आपको क्लास में याद हुए? बताओ। नेहा जॉब वाला, प्रशंसा बच्चे बताएंगे, आशीष कुमार, हर्षित, विष्णु, ठीक है, पंचाल, प्रिया है, ठीक है, जितने भी मेरे प्यारे छोटे भाई बहन है, स्पेशली मेरी बहन है, ठीक है, वो बताएंगे कि सभी को क्लियर हुआ है, ठीक है। ये बात समझ पाए? बिल्कुल शुरुआत से हमने कहां से स्टार्ट किया? ठीक है, हमने स्टार्ट किया बच्चे मानव विकास के 4 चरण हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस, होमो इरेक्टस, पिथेंथ्रोपोस, होमो सेपियन निएंडरथाल और होमो सेपियन सेपियन। ये मानव विकास के 4 चरण माने जाते हैं ना, ठीक है। चलिए, अब मानव विकास को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया। आप लिख सकते हैं कि मानव विकास को सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया। सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया, ठीक है। डार्विन की रचनाएं, अगर उनकी बुक्स के हम बारे में बात करें तो वो बहुत फेमस है, ठीक है। द वॉइस ऑफ बीगल, द वॉइस ऑफ बीगल, ये 19 नहीं 1839, माफ करना, 1839 में आई थी द वॉइस ऑफ बीगल, यस 1839 में, ठीक है। द वॉइस ऑफ बीगल। द सेकंड, दूसरी रचना है द नेचुरल सिलेक्शंस, ठीक है। इसका पूरा नाम है इसका दूसरी वाली जो बुक है इसका पूरा नाम है, मेरे दिमाग से निकल रहा है यार, एक सेकंड आप मुझे समय देंगे, ठीक है। गूगल कर लेता हूं क्या है। हाँ ठीक है, ओके। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बहुत फेमस बुक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसको शॉर्ट में नेचुरल सिलेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा नहीं बोलते, इसलिए ज्यादातर ये नेचुरल सिलेक्शन के नाम से ही याद कर ली जाती है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। और ये 1859 में आई थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और ठीक है, इनकी जो तीसरी रचना है, ठीक है, डार्विन साहब की तीसरी रचना का नाम है बच्चे, यहाँ पे लिख दूं प्लीज, एक बार बोलेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, द डिसेंट ऑफ मैन। यहाँ पर नहीं आ पाएगी, यहाँ आ जाएगी, द डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन। ये 1870 में प्रकाशित हुई थी, 1870 में, ठीक है ना। और इसमें से डार्विन की जो रचना पूछी गई है ना बच्चे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या फिर द ओरिजिन ऑफ लाइफ या फिर नेचुरल सिलेक्शन बोल दिया जाता है, ये सबसे ज्यादा पूछी गई है कि भाई ये किसकी पुस्तक है। ये जीके जीएस में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए जीके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन्होंने बताया, इन्होंने एक्चुअली चर्च का खंडन कर दिया, चर्च ने या फिर बाइबल में जो बोला था कि मनुष्य ईश्वरी सृष्टि की एक विशिष्ट रचना है, ठीक है, मनुष्य का विकास एक्चुअली दैवीय उत्पत्ति के रूप में हुआ है, तो उन्होंने इसका खंडन कर दिया। और फिर उसके बाद मानव का एक वंश वृक्ष, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मानव का एक वंश वृक्ष तैयार हो गया, ठीक है। उसमें किंगडम एनिमिलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, ये ध्यान रखना, कॉर्डेटा फाइलम है, एक क्लास जो है क्लासेस मैमेलिया, क्लास क्या है? क्लास मैमेलिया है, ठीक है। ऑर्डर प्राइमेट है, फैमिली योमिनोइडिया है, जीनस होमो है, और स्पीसीज जो है स्पीसीज है सेपियंस, ठीक है। एकात्मिक उद्गम। और भैया जी ये समांतर उद्गम का सिद्धांत क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। और फिर मैंने आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस के बारे में बताया, वह अपने हाथों का मुक्त प्रयोग करना सीख गया था, महाकपि और इसमें यही मुख्य अंतर था। चेहरा कपि की तरह थूथनदार था, अभी भी इसके जो कैनाइंस है, मतलब ये दांत जो है रदनक दांत बोलते हैं, कैनाइंस को रदनक, ये मानव की भांति छोटे छोटे थे, कैनाइंस मनुष्य की भांति छोटे छोटे थे। और इंसाइजर्स ऊर्ध्वाधर बच्चे जबड़े के साथ लटके हुए थे, ऊर्ध्वाधर्स जबड़े के साथ नीचे लटके हुए थे जो इंसाइजर्स थे, ठीक है ना। अवशेष केवल अफ्रीका तक ही सीमित है, अफ्रीका में भी केवल उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों तक सीमित है। और इसके अवशेषों में अगर बात करें तो दो हैं, एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एक लूसी। लूसी इथोपिया से मिली है, आधार से 1974 में। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक्चुअली बालक की एक खोपड़ी है, ठीक है। ये क्या है? ये बालक की खोपड़ी है, ठीक है। आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो मैं लिख देता हूँ, हिंदी में ही लिख देता हूँ, बालक की खोपड़ी है ये, स्कल ऑफ, ठीक है, बॉय, बालक की खोपड़ी। और ये जो है लूसी बच्चे, लूसी क्या है? मानव मादा है, मानव मादा, ठीक है। इसके कंकाल है, मानव मादा के कंकाल है, मानव मादा कंकाल है, क्योंकि 40% कंकाल एकत्रित किए गए थे, ठीक है। चलिए, लूसी को पता है, लूसी को क्या कहा जाता है? ह्यूमन मदर कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ह्यूमन मदर है लूसी, मानव माता है लूसी, ठीक है। सोच के देखो तुम, क्योंकि लूसी के जो कंकाल मिले, ठीक है, उन कंकालों के आधार पर बात प्रूव हो गई कि भाई ठीक है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस मतलब सबसे प्राचीन प्रकार के मानव के कंकाल है, और मानव के में भी कौन है? माता है, तो इसलिए लूसी को मानव माता कहा गया, ह्यूमन मदर कहा गया लूसी को। प्रभाकर, इज दैट क्लियर? ह्यूमन मदर। अब होमो इरेक्टस या फिर पिथेंथ्रोपस, ठीक है, होमो इरेक्टस। अब यहाँ पर होमो इरेक्टस, इसका अर्थ क्या होता है होमो इरेक्टस का? ठीक है ना, होमो इरेक्टस का मतलब होता है सीधा खड़ा आदमी या सीधा तना आदमी, होमो इरेक्टस, ठीक है। और पिथेंथ्रोपस का मतलब होता है क्या बच्चे? मानव समान प्राणी, प्राणी जो कि सीधा चलने वाला हो, ठीक है, सीधा चलने वाला, मैं पूरा लिख देता हूं, सीधा चलने वाला मानव समान प्राणी। अब देखो एक बात आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये जो होमो इरेक्टस या पिथेंथ्रोपस है, सब लोग फोकस करना, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि प्राचीनतम द्विपद मानव है, ये सीधा चलने वाला सबसे प्राचीनतम मानव है ना। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि भाई ये सीधा चलने वाला प्राचीनतम द्विपद मानव है, सीधा चलने वाला
प्राचीनतम द्विपद मानव है। मेरी बात आ रही है समझ में बच्चे? द्विपद मानव है, सीधा चलने वाला। ठीक है, मतलब इससे पहले कोई सीधा चलता ही नहीं था, यही है जो सीधा चलता था। तो सीधा चलने वाला प्राचीनतम द्विपद मानव है होमो इरेक्टस। ठीक है, चलो अब इसकी फीचर्स ज्ञात कर लो कि इसके फीचर्स क्या क्या है। जैसे तुम्हारे फीचर्स है ना, कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे फीचर्स मैट्रिमोनियल साइट पे आएंगे। रंग गोरा, कद 5 फीट 3 इंच, सुंदर सुशील कन्या, गृह कार्य में दक्ष, एमए बीएड। चलिए संजू, मेरे प्यारे बच्चे, लूसियस ह्यूमन मदर, यस संजू, और कितना अच्छे लगूं बच्चे, कितनी अच्छी तो राइटिंग है। ठीक है, और हर एक चीज मैं बता तो रहा हूँ, समझा तो रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ। आइए, ठीक है, तो यहाँ पर कद कद अगर हम बात करें तो 5 फीट, कद 5 फीट। कपाल गुहा की क्षमता, क्रेनियल कैपेसिटी, कपाल गुहा की क्षमता, क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है, कितनी है? 750 से 1390 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दो फीचर्स हमने देख लिए। सीधा चलने वाला प्राचीनतम द्विपद मानव है। ठीक है, पैरों की सहायता से सीधा चलता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ठीक है इसका हम वितरण देखेंगे, वितरण, भौगोलिक वितरण। तो देखो ये अफ्रीका में भी पाया गया, मैंने जैसा कि आपको बताया था, अफ्रीका में भी इसके साक्ष्य मिले हैं, एशिया में भी मिले हैं, और बच्चे इसका ठीक है यूरोप में भी मिला है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके एविडेंसेस भारत में भी मिले हैं। इसके एविडेंसेस भारत में भी मिले, ये महत्वपूर्ण। भारत में किसको मिले हैं? 1980 में एक अरुण सोनकिया नाम के व्यक्ति थे जो कि प्लेंटोलॉजी डिपार्टमेंट से थे, मतलब जीवाश्म विभाग से थे। जीवाश्म विभाग, जीवाश्म विभाग, ये जो प्लेंटोलॉजी डिपार्टमेंट है, जीवाश्म विभाग है, ये भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई के अंतर्गत आता है। इसी के अरुण सोनकिया थे। उनको बच्चे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद एक जिला है, होशंगाबाद जिला है मध्य प्रदेश में, हथनौरा स्थल से, कहां से बच्चे? हथनौरा से, हथनौरा स्थल से एक ठीक है ना मादा कपाल प्राप्त हुई, मादा कपाल। और वो मादा कपाल बच्चे किस वर्ग की निकली? वो मादा कपाल एक्चुअली आपकी होमो इरेक्टस वर्ग की निकली, आपकी होमो इरेक्टस वर्ग की निकली, होमो इरेक्टस वर्ग की निकली। अगली विशेषता ये है कि इसका जो भौगोलिक वितरण है वो अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों से लेकर, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों से लेकर ठीक है चीन के समशीतोष्ण क्षेत्रों तक है, चीन के समशीतोष्ण क्षेत्रों तक है। ध्यान रखना, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों से लेकर चीन के समशीतोष्ण क्षेत्रों तक बच्चे इसका विस्तार पाया जाएगा। इतनी सी बात है यार, इसमें क्या है? ऐसी बात कर रहे हो, क्या हार्ड है? पूजा बताओ यार। हैं? बेटा रोटी बनाने से भी ज्यादा हार्ड है क्या? बताओ मुन्ना, रोटी बनाने से भी ज्यादा हार्ड है? लेकिन नहीं, इतना हार्ड नहीं है। कल को रोटी ना बनानी पड़े, देखो, और आराम से ड्यूटी पे जाओ, नौकरी पे जाओ, अच्छे से प्रोफेसर बन के, लेक्चरर बन के पढ़ लो बच्चे। सब क्लियर है? बहुत अच्छे। देखो, लेकिन हर्षित बोल रहे हैं कि सर रोटी ज्यादा हार्ड है। हर्षित तुम भी बनाते हो क्या रोटी? है भाई? ठीक है बेटा, आज ही हमें खत्म करना है, ह्यूमन एवोल्यूशन खत्म करना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी बच्चे? कि इसने 2 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच कभी आग का आविष्कार भी कर लिया था, इसी मानव ने, होमो इरेक्टस ने। ठीक है, मैंने बताया था इसने 2 लाख से 1 लाख बीसी, 1 लाख ईसा पूर्व के बीच कभी आग का आविष्कार किया था, आग का आविष्कार किया था। अब ये जो आग का आविष्कार हुआ, ये एक्सीडेंटली हुआ, ठीक है ना? आग का आविष्कार एक्चुअली इससे एक्सीडेंटली हुआ। कैसे एक्सीडेंटली हुआ? कि इसने क्या किया बच्चे कि 2 क्वार्टजाइट पत्थरों को आपस में एक दूसरे से रगड़ा। ठीक है, होमो इरेक्टस था, क्वार्टजाइट पत्थरों को आपस में रगड़ा, रगड़ने के बाद उससे चिंगारी निकली और पास में सूखी टहनी घास फूस पे जाके बच्चे वो चिंगारी गिर गई, वहां से आग निकली। शुरुआत में तो डरा, बाद में मजा आने लग गया इसको, यार ये सही चीज है। लेकिन इससे पहले वो मांस को कच्चा खाता था, एक जंगली जीव जंतुओं का शिकार करता था, चॉपर चॉपिंग टेबल वो सब मैंने कल आपको बताया था। तो जंगली जीव जंतुओं का शिकार करता था और शिकार करने के बाद बच्चे मांस को ऐसे कच्चा खाता था। अब बेटा मांस को पका के खाने लगा, मजा आने लगा। दूसरा, कई बार ये जंगली जीव जंतुओं को अपने से दूर भगाने में भी, जो जंगली जीव जंतु होते हैं, जंगली जीव जंतुओं को अपने से दूर भगाने में भी ये आग का प्रयोग करने लग गया था। कि कोई बड़ा जंतु जो इनकी तरफ आ रहा है तो आग जलाई और उसको आग से डरा दिया, उसको आग से डरा दिया। ठीक है आकाश, ये बात समझ में आ रही है? अब हम आगे बात करेंगे ठीक है अगले मानव के बारे में, और वो कौन सा है? होमो सेपियन निएंडरथाल। इसके बारे में बात करेंगे, होमो सेपियन निएंडरथाल। इसके बारे में जब हम समझेंगे, ठीक है ध्यान रखना बच्चे, इसका जो नामकरण हुआ है वो जर्मनी की निएंडर नदी घाटी के नाम पर हुआ है। नामकरण जर्मनी की निएंडर नदी घाटी के नाम पर हुआ है। नाम पर नामकरण हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले भौगोलिक वितरण, इसके भौगोलिक वितरण को समझ लेते हैं भाई। भौगोलिक वितरण, तो बच्चे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये अफ्रीका में भी मिला है, मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं कि अफ्रीका में भी इसके एविडेंसेस मिले हैं खूब बहुतायत मात्रा में, एशिया में भी इसके एविडेंसेस मिले हैं, और बच्चे अफ्रीका एशिया के साथ साथ यूरोप में भी इसके एविडेंसेस मिले हैं, यूरोप में भी इसके प्रमाण मिले। अफ्रीका, एशिया और यूरोप सभी में बहुतायत में देखिए ये आदमी आपको देखने को मिला है, देखिए ये जीव पाया गया है। तो व्यापक भौगोलिक वितरण है। आप क्या कहेंगे? बोलो आप क्या कहेंगे भाई? आप बोलेंगे कि सब व्यापक भौगोलिक वितरण है। ठीक है, आप बोलेंगे कि व्यापक भौगोलिक वितरण है।
बहुत अच्छी बात है। व्यापक भौगोलिक वितरण है और इसका जो नामकरण किया गया है वह जर्मनी की नियंत्रण नदी घाटी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है और भौगोलिक वितरण अफ्रीका, एशिया और यूरोप के क्षेत्रों में एक व्यापक रूप से ये पाया गया है। नाम है इसका होमो सेपियन निएंडरथाल। ठीक है, चलिए अब इसके फीचर्स, ठीक है, कद काठी। तो इसका जो कद है, इसके फीचर्स को सब लोग समझ लो भाई, ठीक है, फीचर समझना जरूरी है। कद जो है वह 5 फीट ही है, 5 फीट है, मतलब 5 फीट होमो इरेक्टस, जितना होमो इरेक्टस का था अपने पूर्ववर्ती की भांति एक कद, जितना इसका पूर्ववर्ती था ना, जो इसका एक पूर्वज था, तो कद इसका अपने पूर्ववर्ती की भांति है। मैं लिख देता हूं, अपने पूर्ववर्ती मतलब होमो इरेक्टस की भांति उसी के समान है कद उसका। और जो कपाल गुहा की क्षमता है, जो कपाल गुहा की क्षमता है, कपाल गुहा मींस क्रेनियल कैपेसिटी, वह बच्चे इसका होमो सेपियन सेपियन जो आगे आने वाला मानव है उसके समान है, होमो सेपियन सेपियन के समान है, होमो सेपियन सेपियन के समान है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब इसकी विशेषता, ये तन को ढकने के लिए, तन ढकने के लिए चमड़े के बने हुए वस्त्रों का प्रयोग करता है, चमड़ी से बने वस्त्रों का बेटा प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, नंबर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट बच्चे इसके बारे में यह है कि मृतकों का अंतिम संस्कार करने लगा है, ये मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला मानव है, मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला मानव, मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला मानव। तो तन ढकने के लिए चमड़े से बने वस्त्रों का प्रयोग करने लगा है और भैया जी मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला मानव है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को कि मृतकों का अंतिम संस्कार भी करता है, तन ढकने के लिए चमड़े से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग भी करता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको, ठीक है, इसके बारे में समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। एसएसटी के लिए कूपन कोड अभी 3 दिन और चलेगा। ठीक है, एक पॉइंट कल मिल जाएगी परीक्षा साथी राजनीति विज्ञान की डेमो। लो डेमो बेटा है, क्या बात है, क्या जमाना आ गया भैया है कि पहले गुरु शिष्यों का डेमो लेते थे, ठीक है, परीक्षा लेते थे, एक आज उल्टा हो गया, शिष्य ले रहे हैं गुरु जी की परीक्षा। ओके, कूपन कोड बच्चे वैलिड रहेगा शायद आज तक ही, नहीं कोई बात नहीं, परीक्षा, अरे कोई बात नहीं, मैं मजा कर रहा यार, मजा करने तो भैया, ये मेरा 6वां 7वां घंटा है सुबह से पढ़ाते हुए। ठीक है, पीसीएस में भी मैं ही पढ़ा रहा होता हूँ, प्री और मेंस आपके यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यूपीएसआई में भी पढ़ा रहा हूँ, तो भैया मुझे थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक का मौका दो, है कि बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं करने दूं। आइए, ठीक है जी, तो मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला मानव है और तन ढकने के लिए चमड़े से बने हुए, ठीक है, कपड़ों का उपयोग करता था। तो मतलब ठीक है, लास्ट शर्म इसमें थी, इस आदमी में थोड़ी बहुत लास्ट शर्म थी, इससे पहले वालों में किसी में नहीं थी, ठीक है, नंगे घूमते थे। हाँ, ये तन ढकने के लिए चमड़े के बने हुए वस्त्रों का प्रयोग करने लगा, मृतकों का अंतिम संस्कार करने लगा था बच्चे। ठीक है, 5 फीट था, पूर्ववर्ती की बात, कपाल गुहा की क्षमता, होमो सेपियन सेपियन मतलब अपने, ठीक है, अग्रवर्ती की बात है, व्यापक भौगोलिक वितरण है बच्चे और नामकरण जर्मनी की नियंत्रण नदी घाटी के नाम पर किया गया है। अच्छा, इसके बारे में एक और बात है, देखो ये क्या है बच्चे, ठीक है, ये क्या है कि गर्दन झुकाकर सीधा चलता है, ये सीधा चलता है लेकिन गर्दन झुकाकर सीधा चलता है, सीधा चलता है लेकिन ये गर्दन झुकाकर सीधा चलता है, गर्दन झुकाकर सीधा चलने वाला मानव है ये। गर्दन झुकाकर सीधा चलने वाला मानव है। बस ठीक है, इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी, ये बात मुझे आपको समझानी थी और उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी यार सभी को, फिर कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, यहाँ तक कोई इशू है नहीं बिल्कुल किसी को भी। अब आगे चलते हैं बच्चे, अब होमो सेपियन शेपियन पे चलते हैं। देखो सबसे पहले देखो इसके अन्य नाम भी मिलेंगे होमो सेपियन शेपियन के, जैसे होमो सेपियन शेपियन को आप क्रो-मैग्नन भी कह देते हैं। ठीक है, इसके कुछ अनुसंधानिक नाम है, अनुसंधानिक नाम है, ठीक है, मतलब इसके कुछ रिसर्च नेम्स हैं, ठीक है, जैसे कि क्रो-मैग्नन लिखा ही हुआ है, क्रो-मैग्नन। दूसरा इसको ग्रीमाल्डी भी कह दिया जाता है, इसको चांसलेट या सनसलेट के नाम से भी जाना जाता है, चांसलेट या सनसलेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इसके कुछ नाम मिलेंगे, ठीक है, होमो सेपियन शेपियन के, जैसे इसको क्रो-मैग्नन कह दिया जाएगा, इसको ग्रीमाल्डी 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 भी कह दिया जाएगा, ठीक है, क्रो-मैग्नन ग्रीमाल्डी और चांसलेट या सनसलेट के नाम से, ठीक है, हम इसको पुकारेंगे। ठीक है, परीक्षा सारथी, अब यहाँ पर ये समझना नहीं, परीक्षा सारथी केवल प्रीलिम्स के लिए बच्चे। और नाम क्या है तुम्हारा, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं किसी किसी देव से बात कर रहा हूँ, परीक्षा सारथी, ठीक है, नाम बताओ अपना। अरे नहीं भाई, टीचिंग भाई रोजगार विधन के लिए केवल प्री के लिए है ये बैच। बैच कैसे लें बेटा, एप्लीकेशन पे आप जाइए और एप्लीकेशन पे जाने के बाद वहाँ पर आपको बैच मिल जाएगा, आप ले लेंगे। ठीक है, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। शरद मिश्र, शरद जी, ठीक है, क्लियर है शरद। तो इसका ये अनुसंधानिक नाम है क्रो-मैग्नन ग्रीमाल्डी चांसलेट। एक्चुअली है क्या, ठीक है, आई थिंक ये 1863 की बात है, यस 1863 की बात है। ठीक है, एक व्यक्ति था लुइस लार्तेत, ठीक है, लुइस लार्तेत, ये फ्रांस में एक बहुत पुराने रॉक सेल्टर को हिंदी में बोलते हैं सलासर, एक बहुत पुराने सलासर है, ठीक है, उसकी खोजबीन में लगा हुआ था। मतलब यूरोप में लोग जो है ना बहुत आप समझिए, मतलब वो बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं, ठीक है, उनको खोजना होता है, देखना होता है, लगातार रिसर्च अनुसंधान करना होता है। अब हमारे यहाँ जैसे मान के चलो, हमारे यहाँ किसी को कोई खोपड़ी पोपड़ी मिल जाए तो उसमें लात और मार देगा, ये भूत है भागो। और वही यूरोप वगैरह में मिल जाती है तो बाकायदा उसका रिसर्च करते हैं कि भाई कौन सा मानव है, किस प्रकार का मानव रहा होगा, ये मादा है या फिर ये पुरुष है, क्या है। ठीक है, तो यूरोप में, हमारे यहाँ क्या है, जैसे यूरोप में कोई प्राचीन बिल्डिंग है, उस धरोहर को सजाएंगे, सहेज के रखेंगे, ठीक है, उसको राष्ट्र महत्व का स्मारक। हमारे यहाँ कोई प्राचीन धरोहर है, कोई किला वगैरह है, तो हमारे यहाँ उस किला पे पता है आदमी क्या करेगा, एक दिल बनाएगा, ऐसे करके दिल बनाएगा, उसमें बीच में से तीर निकालेगा और ऊपर लिख देगा राज, नीचे लिख देगा सिमरन। बस समझ में आ रही है, ऊपर लिख देगा नीचे, ऊपर लिख देगा नेहा, नीचे लिख देगा सोनू, अपना अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख देगा। आप देख लो, हमारे यहाँ जिस टाउन में मैं रहता हूँ वहाँ पे एक बहुत पुरानी अंग्रेजों के जमाने की इमारत है, मतलब उस इमारत के सबसे टॉप पे पता नहीं कौन तो चढ़ गया और उस पर अपना नाम लिखा है, ऐसे दिल बना के एक तीर लगा के अपना नाम लिख दिया। मतलब हमारे यहाँ प्रेम इस तरह से दर्शाया जाता है। अरे मैं हूं मेंस का, सब हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो यार, पढ़ा रहा हूं मैं पीसीएस वालों को लगातार मेंस, है ना जी। तो ये इसके, तो वही क्या है, 1863 की बात है,
ठीक है, लुई लार्तेत नाम का एक फ्रांसीसी है, लुई लार्तेत उसका नाम है, लुई लार्तेत, ठीक है ना, एक फ्रांसीसी विद्वान है बच्चे, एक फ्रांसीसी व्यक्ति है, ठीक है ना, और वो फ्रांस में ही एक रॉक शेल्टर सिलास्ट्रे से, ठीक है, सर्वप्रथम सबसे पहले बच्चे, ठीक है, होमोशेपियन शेपियन के होमोशेपियन के एविडेंसेस कलेक्ट करता है, ठीक है। अभी जो सिलास्ट्रे है, इस सिलास्ट्रे को स्थानीय भाषा में क्रो-मैग्नन बोला जाता था, स्थानीय भाषा में सिलास्ट्रे को क्या बोला जाता था, क्रो-मैग्नन बोला जाता था, वहां पर फ्रांस में इसको क्रो-मैग्नन बोलते थे, इसको क्रो-मैग्नन, ठीक है। तो इसलिए इस मानव का नाम होमोशेपियन शेपियन का नाम क्या पड़ गया, होमोशेपियन शेपियन का नाम बचे क्रो-मैग्नन पड़ गया, होमोशेपियन शेपियन का नाम क्या पड़ गया बच्चे, क्रो-मैग्नन पड़ गया, ठीक है। ये बताइए समझ में सबको क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं मेरे प्यारे बच्चे किसी को, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या कहते हैं, आधुनिक प्रज्ञा मानव कहते हैं, ठीक है, यही है हमारा आधुनिक प्रज्ञा मानव, ठीक है, ठीक है, हमारा मानव का निकटतम संबंधी यही है, हमारा तुम्हारा निकटतम संबंधी बच्चे यही है, मानव का निकटतम संबंधी यही है, बोलो है कि नहीं, हमारा और आपका निकटतम संबंधी बच्चे यही आदमी है, तो मानव का निकटतम संबंधी है, आधुनिक प्रज्ञा मानव है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। ये और इसके बारे में क्या है देखो, ठीक है, सुगठित शरीर है इसका, आपकी तरह हमारी तरह सुगठित शरीर है, ठीक है। क्या क्या फीचर्स है सुगठित शरीर के, गोरी कन्या गोरी, ठीक है ना, और सुशील कन्या, इस तरह का फीचर्स है इसके पास सुगठित शरीर है, जैसे ठीक है ना, आप कह सकते हैं, ठीक है, ठुड्डी जो है सुस्पष्ट ठुड्डी, कैसे लिखेंगे, ठुड्डी ठा ठुड्डी ठा ठुड्डी, सुस्पष्ट ठुड्डी, ठीक है बच्चे। और आप लिखेंगे ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है, सिर लंबा सिर है इसका, नुकीली नाक है नुकीली नाक है, ठीक है ना, उभरा अग्रभाग है, ठीक है, माथे का उभरा अग्रभाग है, माथे का अग्रभाग है, और कद जो है इसका वह लगभग 6 फीट के आसपास है, कद 6 फीट के आसपास है, ठीक है, ये है बच्चे, ठीक है, इस मानव की मुख्य विशेषता, आधुनिक प्रज्ञा मानव है, मानव का निकटतम संबंधी यही है, तो अगर शरीर है मेरे भाई का, ठीक है, स्पष्ट बुद्धि है, लंबा सिर है इसका, नुकीली नाक है, उभरा हुआ अग्रभाग है मस्तिष्क का, ठीक है ना, ललाट का, कद इसका 6 फीट है, और इसकी जो क्रैनियल कैपेसिटी है, कपाल गुहा की क्षमता वो सबसे ज्यादा है, तभी तो इसको आधुनिक प्रज्ञा मानव बोला गया, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता सबसे ज्यादा है, इसलिए आधुनिक प्रज्ञा मानव बोला गया। तो इसकी जो कपाल गुहा की क्षमता है मेरे भाई, वो है 1390 सेंटीमीटर क्यूब, 1390 सेंटीमीटर कपाल गुहा की क्षमता, ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है। आधुनिक प्रज्ञा मानव, ये कौन है, आधुनिक प्रज्ञा मानव का क्या नाम होगा, होमोशेपियन शेपियन होगा। चलो भाई, पूजा तुमको बेटा कैसे बताएं कि बैच कैसे मिलेगा, भाई कोई पूजा को बता दो कि बैच कैसे मिलेगा, ठीक है, एक बार बताएंगे, ठीक है, सभी लोग प्लीज बताएंगे, क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, यहाँ तक किसी भी मेरे प्यारे छोटे बहन भाई को कोई इश्यू तो नहीं है, तुम सब करके प्लीज बताइए एक बार सब लोग। बहुत अच्छे, ठीक है बच्चे, इसमें एक ठीक है ना, छोटा सा आप करेक्शन कर लेना, 1590 सेंटीमीटर क्यूब, नॉट 1390, 1590 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए अब ये जो है ना आपका, ठीक है, होमोशेपियन शेपियन से होमोशेपियन शेपियन होमोशेपियन शेपियन से आगे चल के तीन प्रजातीय संरचना बनी, इससे तीन प्रजातीय संरचना निकली, आगे चल के मंगोलॉइड मंगोलॉइड, ठीक है, इसी से बनी है मंगोलॉइड, जैसे आप ठीक है चीन के जापान के लोगों को देखें, आंख एकदम बंद सी रहती है, ठीक है ना, रंग पीला सा होता है, ठीक है ना, चेहरा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो मंगोलॉइड, यहीं से मंगोलॉइड निकले हैं, होमोशेपियन सेपियन से ही, होमोशेपियन सेपियन से ही निग्रोइड बने हैं, निग्रोइड मतलब आप अफ्रीका के लोगों को देखें, निग्रोइड काले होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं, सुगठित शरीर होता है, एकदम ऐसे लगते हैं कि घूंसा मार दो तो मर ही जाओगे, लेकिन निग्रोइड एकदम काले काले, तो वो बच्चे होमोशेपियन सेपियन से ही बने हैं। और तीसरे होते हैं, ठीक है, कॉकेशसी, कॉकेशसी मतलब जो यूरोपीय लोग हैं, जो कॉकेसस पर्वत है ना, यूरोप का रसिया का, तो जो कॉकेसस पर्वत के आसपास रहते हैं, तो कॉकेशसी होमोशेपियन सेपियन से आगे चलकर ठीक है तीन मानव प्रजातियों का उद्भव हुआ, आप लिख लेंगे, इन्हीं से तीन मानव प्रजातियों का उद्भव हुआ, तीन मानव प्रजातियों का उद्भव हुआ आगे चल के। हिस्ट्री प्रवक्ता कौन पढ़ाएगा देखो, ठीक है, हमारे सिविल पर वो पढ़ाते हैं एक संजन सर, ठीक है, वो पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री प्रवक्ता का, क्योंकि हमारे पास इतना समय है नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, बहुत सारे आवर्स हो जाते हैं, और आपका जो जीएस का ठीक है एक बैच आएगा बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर जीएस के लिए, तो उसमें भी शायद मुझे कोई विषय मिले, ऐसा है मुझे विषय मिलेगा ही उसमें, तो उसमें पता नहीं कौन सा विषय मुझे मिले जीएस का, तो उसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ठीक है ना एक प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस आपने ये किया था, आपको याद होगा है ना, कि आप ठीक है जितने भी डेमो लेक्चर्स हुए हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, वहां पर आप बताएंगे कि आपको क्लासेस कैसे लगी, ये सब लोगों ने प्रॉमिस किया था करेंगे, अच्छा है ना छोटे बहन भाइयों, आप मेरे तरह करना चाहिए आपको। फिर पाषाण काल हम पढ़ चुके थे, ठीक है, पाषाण काल में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सब हम पढ़ चुके थे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। बस हम क्या करेंगे कि जब सोमवार को हम स्टार्ट करेंगे तो एक बार हम इसे जल्दी जल्दी क्विकली इसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, क्विकली हम इसका रिवीजन कर लेंगे जो पाषाण काल वगैरह पढ़ा है। बोलो क्या नाम होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, अरे हाँ क्वेश्चन 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 रह गए, किसी को नहीं जाना भैया, क्वेश्चन तो रह गए, अरे यार बताओ क्वेश्चन रह गए, जल्दी फटाफट से आओ, करते हैं 10 क्वेश्चन है ये, देखो तुम 2 मिनट में इन क्वेश्चन को कर दोगे मेरे प्यारे बच्चे। देखो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ, मध्य पाषाण काल में, भाई मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ, और सबसे प्राचीनतम प्रमाण जो मिले हैं वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से मिले हैं, ठीक है, मध्य पाषाण काल में कहां से, बोलो, तो आदमगढ़, आदमगढ़ मतलब मध्य प्रदेश, और बागौर
मतलब मीन्स राजस्थान। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आदमगढ़ से तो मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के प्रमाण मिले, मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के प्रमाण मिले। प्रमाण मिले, ठीक है, आदमगढ़ से। क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही एक बुर्ज होम है। बुर्ज होम एक नवपाषाणिक स्थल है, बुर्ज होम। ठीक है, मैंने आपको बताया था बुर्ज होम कैसा है भैया, नवपाषाणिक स्थल है। ये जो बुर्ज होम है, इस बुर्ज होम से भी मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। बुर्ज होम से भी मालिक के साथ कुत्ते को, मतलब हर एक काल में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया। सिंधु सभ्यता में भी मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया, और पंजाब के रोपड़ से इसके प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और नवपाषाण काल में बुर्ज होम से ऐसा हुआ। चलिए, मध्यपाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वो स्थान का है पशुपालन, तो आदमगढ़ है। ठीक है, चौपानी मांडो से क्या मिला है बच्चे, तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि चौपानी मांडो प्रयागराज में पड़ता है, और चौपानी मांडो से मृदभांड के प्रयोग के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। प्रयागवासियों सुन लो, ठीक है ना, मृदभांड के प्रयोग के सबसे प्राचीनतम प्रमाण, मृदभांड के प्रयोग के सबसे प्राचीनतम प्रमाण, सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? प्रयागराज के चौपानी मांडो से मिले। चौपानी मांडो वाले सबसे प्राचीनतम बच्चे मिट्टी का बर्तन यूज करने वाले थे। किस स्थल से? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं बच्चे, अब आप बताएंगे। हड्डी के उपकरण मेहदहा से प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से बच्चे देखो 14 समाधान मिले हैं, ठीक है ना, 14 व्यूरियल्स मिले हैं, 14 समाधान मिले हैं सराय नाहर राय से। ठीक है, मतलब मृतकों को अंतिम संस्कार करने के प्रमाण। और सराय नाहर राय कहां है? प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय। लेकिन आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि मेहदहा भी प्रतापगढ़ में ही है, मेहदहा भी प्रतापगढ़ में है, लेकिन बच्चे हड्डी से उपकरण जो मिले हैं, हड्डी के उपकरण आपके मेहदहा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, कृषि का प्रारंभ कब? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में बच्चे देखो खेती का प्रारंभ हुआ। ठीक है, खेती में अगर बात करें जौ की खेती का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ से नॉट इवन जौ, मेहरगढ़ से बच्चे नॉट इवन जौ, बल्कि गेहूं की खेती का भी, गेहूं की खेती का भी प्रमाण कहां से मिलता है? गेहूं की खेती का भी प्रमाण आपको मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला। मेहरगढ़ से बच्चे सबसे प्राचीन बस्ती मिली है, सबसे प्राचीन ग्रामीण बस्ती मेहरगढ़ से, मैंने बताया था आपको। सबसे प्राचीन ग्रामीण बस्ती कहां से मेरे प्यारे बच्चे? सबसे प्राचीन ग्रामीण बस्ती, ठीक है, मेहरगढ़ से। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि प्राचीनतम ज्ञात ग्राम स्थल है मेहरगढ़, ऐसा बोला जाता है। मेहरगढ़ के बारे में क्या है? प्राचीनतम ज्ञात ग्राम स्थल है, प्राचीनतम ज्ञात ग्राम स्थल है जो आपका मेहरगढ़ है। ओके, ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, नवपाषाण काल में और क्या बच्चे? कुम्हार का चाक का पहिया, नवपाषाण काल में बोलो, नवपाषाण काल में और क्या? कुम्हार का चाक का पहिया, कुम्हार का चाक का पहिया नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में और क्या बच्चे? ठीक है, धान की खेती के प्रमाण। ठीक है, सबसे प्राचीनतम स्थल लौरादेव है, संत कबीर नगर में। ठीक है, संत कबीर नगर लौरादेव, ठीक है ना। और धान की खेती के प्रमाण कोलढेवा में भी मिले हैं। कोलढेवा कहां पर मिलेगा? प्रयागराज में मिलेगा, कोलढेवा, प्रयागराज। धान की खेती के सबसे प्राचीनतम प्रमाण आपको, ठीक है, यहां से मिलेंगे। ये बात आ रही है सभी को समझ में? ठीक है, और क्या मिला? कुम्हार का चाक का पहिया। अब स्थायी आवास, ठीक है, इसी में लिख देता हूं बच्चे, स्थायी आवास। स्थायी आवास, दो प्रकार के आवास थे बच्चे, सामान्य और गर्त आवास। मैंने आपको बताया था गर्त आवास के प्रमाण कहां से मिले हैं, बोलेंगे आप लोग? ठीक है, पिट ड्वेलिंग्स, गर्त आवास को क्या बोलेंगे हम? पिट ड्वेलिंग्स बोलेंगे, गर्त आवास। और आपसे पूछा जाएगा बताओ कि भाई गर्त आवास के प्रमाण कहां से मिले, तो आप कहेंगे सर गर्त आवास के जो प्रमाण मिले हैं वह बुर्ज होम से मिले हैं, कश्मीर में है बुर्ज होम, कश्मीर में ही गुफकराल है, गुफकराल से मिले हैं, गुफकराल से मिले हैं। और फिर कश्मीर के बुर्ज होम गुफकराल, और पंजाब के सरायखोला से मिले हैं। कहां से मिले हैं? पंजाब के सरायखोला से मिले हैं, सरायखोला से। ठीक है, आगे इसको हटाओ, इसको डिलीट करो, ये खामखा। अच्छा, अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? कृषि के प्राचीनतम लौरादेव से। लौरादेव कहां पर है? संत कबीर नगर में है बच्चे। और किसकी खेती के प्रमाण मिले हैं? धान की खेती के प्रमाण मिले, बताओ। अब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एलटी ग्रेड और यूपीटीजीटी के। एक भी क्वेश्चन तुम्हारी नाक में दम कर रहा है या तुम क्वेश्चन की नाक में दम कर रहे हो, बताओ मुझे। ठीक है, तुम लोग कर रहे हो बेटा क्वेश्चन की नाक में दम, है ना। आइए नेक्स्ट, आगे हम बात करेंगे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। अगर इनमें से हम देखें, मेहरगढ़, मेहरगढ़ में बच्चे, ठीक है, जौ और आपका गेहूं, गेहूं के और जौ के। इसके अलावा मेहरगढ़ में मेरे प्यारे बच्चे, मेहरगढ़ प्राचीनतम ज्ञात ग्राम स्थल भी है, प्राचीनतम ज्ञात ग्राम स्थल भी है मेहरगढ़, मेहरगढ़। आगे आओ, ठीक है, निम्नलिखित में से किसको चालकुलिथिक, चालकुलिथिक मतलब जहां पर, ठीक है, तांबा और पत्थर दोनों का साथ साथ प्रयोग किया गया, तो चालकुलिथिक ताम्रपाषाण युग। बृहत्पाषाण स्मारक बच्चे, ये लो काल में बृहत्पाषाण स्मारक, इसका मतलब क्या है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। मैंने बताया था लो काल की संस्कृति उत्तर भारत में मृदभान संस्कृति के नाम से जानी जाती है, आपको याद आया होगा। बताओ कितने लोगों को याद आया कि लो काल को, ठीक है, उत्तर भारत में हम मृदभान संस्कृति के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत में ये फेमस है किसके नाम से बच्चे? उत्तर भारत में फेमस है मृदभान संस्कृति के नाम से। अब जब उत्तर भारत में मृदभान संस्कृति के नाम से फेमस है बच्चे, तो मृदभान कौन से, किस प्रकार के मृदभान बच्चे? तो उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभान, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभान, पॉलिश वाले, और गिरवे चित्रित मृदभान, गिरवे चित्रित मृदभान। और दक्षिण भारत में लोह काल को बच्चे जिस संदर्भ में जाना जाता है वह है महापाषाण संस्कृति या बृहत पाषाण संस्कृति। इसको मेगालिथ कल्चर बोलेंगे। इसमें मेगालिथ में क्या है कि पत्थर के बड़े बड़े खंडों को बच्चे एज अ स्मारक प्रयोग किया जाता था मृतकों के दफनाने के बाद, ठीक है, उनकी कब्र के ऊपर, मृतकों को दफनाने के बाद उनकी कब्र के ऊपर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, गर्त आवास के प्रमाण कहां से मिले हैं? कौन बताएगा बच्चे? गर्त आवास, एक गड्ढा घर, ठीक है, मनुष्य गड्ढा बनाकर रहता था, तो गर्त आवास के प्रमाण आपको बुर्ज होम से मिले हैं। किस स्थान पर मानव को कुत्ते के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है? मैंने बताया था नवपाषाण काल में हम बात करें तो बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। अब आप बताओगा, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हुई किसी को? ये 10 प्रश्न आपने एलटी ग्रेड टीजीटी वगैरह के देखे बच्चे, और ये 10 प्रश्न आपने, ठीक है, ऐसे चुटकियों में कर दिए।